हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना का कहर अब बढ़ता जा रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर एक बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। कल शाम पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर अपने आवास पर एक मीटिंग की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अपील की थी कि सभी को मास्क पहनना जो है अब अनिवार्य है और जरूरी है। गुजरात के भावनगर में चीन से लौटा एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसके बाद खतरा और बढ़ गया है। इससे लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। देखिए, कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और पड़ोसी मुल्क चाइना में जो विस्फोट हुआ है उसके बाद हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बैठकों का दौर जो है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो, लगातार जारी है। और देखिए, दिल्ली में आखिर अब तैयारी कैसी है, कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके बारे में जरा आपको विस्तार से जानकारी दी। कोरोना के लिए 380 एम्बुलेंस तैयार कर लिए गए, यानी कि प्रिकॉशन देखिए आप किस तरीके से बढ़ती जा रही है और अपने हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से मजबूत किया गया है। कोरोना के फर्स्ट और सेकेंड फेज के बाद रोजाना 2500 कोविड टेस्ट हो रहे हैं। 8000 कोविड बेड भी रिजर्व किए गए कि अगर ऐसे हालात होते हैं तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम और बेड अवेलेबल है। 36,000 बेड्स जो है वो रिजर्व करने की तैयारी ऑलरेडी कर ली गई है। 928 एम्प्टी ऑक्सीजन स्टोर किया गया है। पिछली वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन क्राइसिस कितना ज्यादा था, उसको देखते हुए ये डिसीजन जो है अब ले लिए गए हैं। यूपी की तैयारियों की बात करें तो यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी और इस समीक्षा बैठक में कई सारे जो है नियम कायदे कानून सामने आया। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जो है अब उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग यूपी में मैंडेटरी कर दी गई है। वैक्सीन की डोज भी बढ़ाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। 24 घंटे में एक भी नया मरीज नहीं आया है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। अब देखिए, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में क्या है तैयारियां, इसके बारे में हम आपको बड़े सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की है जिसमें अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी जिसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, यानी कि लोग और भी जागरूक हो और बूस्टर डोज लगवाएं। जिले में कंट्रोल रूम एक्टिव हो गए हैं। ये एक बड़ी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में भी राज्य स्तर पर तैयारियां जो है वो काफी हाई हैं। इंडोर जगहों पर सावधान रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्फ्लुएंजा के मरीजों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो कोविड वाले होते हैं, इसलिए कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कर्नाटक में सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों का टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी कि कोविड टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही टेस्ट पता चलेंगे। रोजाना 4000 मरीजों का अब से टेस्ट होगा, ये रूल लागू कर दिया गया है। फिलहाल मास स्क्रीनिंग की योजना ऐसी कोई नहीं है कर्नाटक में, लेकिन टेस्टिंग के लिहाज से काफी सतर्क है कर्नाटक सरकार। अब देखिए, बात करते हैं हिमाचल की। अब हिमाचल में तैयारी कैसी है? प्रदेश में कोरोना को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज से लगेगी फ्री बूस्टर डोज। जी हां, आज से ही बूस्टर डोज सबको फ्री लगने वाली है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पतालों में वैक्सीनेशन की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हमने आपको बताया हिमाचल में तैयारी क्या है। देखिए, ये तो हो गई हिमाचल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट पिछली बार देखने को मिला था। कुल 132 एक्टिव केसेस इस वक्त महाराष्ट्र में है। 22 कोविड मरीज इस वक्त उसमें से सीरियस हैं जो कि अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। बात करें वहां के सीएम की तो सीएम ने एक अहम बैठक कल वहां पे बुलाई थी, एकनाथ शिंदे ने। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है जो केसेस वहां पर हैं। तो ये वो तमाम राज्य स्तरीय चीजें हैं जो महाराष्ट्र में चल रही हैं। हर जिले में निगरानी के जो निर्देश है महाराष्ट्र सरकार द्वारा वो जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में तैयारियां काफी हाई हैं। देखिए, सदन से पीएम मोदी ने देशवासियों को एक संदेश दिया है। सदन के आगाज होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मास्क पहने नजर आए और ये एक संदेश दिया कि मास्क पहनना अब बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मकसद बेहद साफ था, कोरोना को लेकर देशवासी जागरूक हो। सदन से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति भी मास्क पहने हुए दिखाई दिए। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कि शारीरिक दूरी
2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। ये संदेश देश के प्रधान का देशवासियों के लिए है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि सावधान रहने की जरूरत है। इन तस्वीरों को देख एक बार फिर 2020 की याद ताजा हो गई है। सदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क पहनकर देशवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। पीएम ने बताया कि खतरा आने से पहले सावधानी की जरूरत है और सावधानी से ही कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। आज सदन की शुरुआत के साथ ही सांसदों के चेहरे पर मास्क दिखा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मास्क पहने नजर आए। दोनों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। Currently, situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. संदेश साफ है कि कोरोना अभी गया नहीं है। सभी लोगों से अपील की गई अलर्ट रहने की, सावधानी बरतने की। सदन में घुसते हैं वहीं मास्क रखे हुए थे और स्टाफ लगे हुए थे, भाई साहब मास्क पहन के ही जाना है बहन जी, तो हमने उसको पहन लिया है और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज मास्क पहन के ही आए। जरूरत है जागरूकता की और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया। मास्क पहनने के दिन लौट आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनकर ही इस जानलेवा कोरोना को मात दे सकते हैं। भारत ने पहले भी कोरोना को हराया है, आगे भी हराएगा, क्योंकि पीएम जानते हैं देशवासी उनके साथ हैं। कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों का नाम भी शामिल है। एनआईए को इस मामले की जांच में पता चला है कि आरोपियों में से एक जो था वो आतंकी गिरोह मॉड्यूल के तौर पर काम कर बदला लेने की साजिश रच रहा था। कट्टरपंथी ये आरोप आपत्तिजनक वीडियो के जरिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्रेरणा लेते थे। देखिए, चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर ही इन लोगों ने कन्हैया के दुकान पहुंचे और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था और दहशत फैलाने के लिए इन लोगों ने इसका वीडियो भी जारी किया था। आपको बता दें कि गौस रियाज इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस मामले में एनआईए ने मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान को आरोपी बनाया है। साथ ही पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। वहीं इस मामले की जांच अभी भी जारी है। देखिए, कन्हैयालाल मर्डर केस में यह बड़ा अपडेट। एनआईए ने दाखिल की याचिका, मुख्य आरोपी रियाज और गौस का नाम शामिल। तो देखिए, चार्जशीट दाखिल की गई है यहां पर और चार्जशीट में कई आरोपियों के नाम हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया था उससे नाराज होकर घटना को अंजाम दिया गया। कन्हैयालाल की हत्या की गई, मौके से भागने का प्रयास किया गया, लेकिन एनआईए और पाकिस्तानी पुलिस ने एक्शन लिया जिसमें तमाम बड़े खुलासे हुए। खुलासे होने के बाद कई आरोपियों यानी कि 11 आरोपियों के नाम चार्जशीट में सामने आए हैं,
जिसके बाद अब एक एक करके उनकी पूरी की पूरी लिंक और क्या कुछ जानकारी है अब वो इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से। यानी कि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अब साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि आखिर साजिश क्या थी, आरोपी किस चीज से परेशान थे, किस पोस्ट से वो नाराज हुए और इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड कोई आम हत्याकांड नहीं था। धारदार हथियार से इन हथियारों ने उसके गले को रेत दिया था। इसमें एनआईए ने अब जो याचिका है वो दाखिल कर ली है। एनआईए एक्टिव मोड में है। मुख्य आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 पाकिस्तानी नागरिकों के भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कुल 11 आरोपियों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं और एक एक करके अब तमाम और बड़े खुलासे हो रहे हैं। कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम हैं। मुख्य आरोपी रियाज और गौस का नाम भी इसमें शामिल है। 2 पाकिस्तानी नागरिकों के भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कराची के सलमान और अब्बू का नाम इसमें शामिल है। उनके खिलाफ भी एक्शन की बात सामने आ रही है। कन्हैयालाल मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल में 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। चलिए अब आपको सर्दी से सितम से जुड़ी खबरें बताते हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है वो जारी है। कई राज्यों को कोहरे की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया है। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है। देखिए, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 300 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 340 दर्ज किया गया। यानी कि ठंड तो है ही, कोहरे का असर तो है ही, लेकिन पॉल्यूशन का भी जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि खतरनाक लेवल पे एक्यूआई लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब कहां पर, किस जिले में, किस क्षेत्र में कितना, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में 300 से अधिक, फरीदाबाद में भी 300 से अधिक और खास तौर पर जो गुरुग्राम है वहां पर भी 300 से अधिक। आप देखिए, ये जो एक्यूआई लेवल है जब बढ़ रहा है तो लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। गले में दर्द, आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल सचिन, दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो ठंड हो या फिर वो पॉल्यूशन हो, दोनों ने ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ठंड को देखते हुए राज्य सरकारों ने यहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी हैं वो जो जारी कर दिए हैं। इस बीच पॉल्यूशन का सितम भी जारी है। 364 दिल्ली में एक्यूआई दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई 300 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में 340 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। और ऐसे ही ये जो एक्यूआई लेवल है वो अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। खास तौर पर जो दिल्ली एनसीआर वाला इलाका है वहां पर भी जो आम जनता की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह सुबह के वक्त जो भी अपने घरों से बाहर निकल रहा है उस पर ठंड का असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में जो एक्यूआई लेवल है, जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब लोगों के सामने डबल चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। और देखिए, दिल्ली में ठंड से कैसा हाल है, इस बात का जायजा लिया हमारे सहयोगी केशव झा ने। जरा देखिए रिपोर्ट। शीतलहर का प्रकोप अब भारतीय रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है। आप साफ तौर से देख सकते हैं जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और कई इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण घना कोहरा छाया हुआ, जिसका असर साफ तौर से भारतीय रेलवे पर भी आप देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार तकरीबन 20 से ज़्यादा ट्रेनें इस वक्त विलंब से चल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले बिहार, यूपी और पंजाब से कई ऐसे ट्रेन हैं जो तकरीबन 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही है और ऐसे कई ट्रेन हैं जो पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से, खासतौर से बंगाल से भी कई ट्रेनें आ रही है दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो अभी फिलहाल विलंब से चल रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार घने कोहरे देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। चलिए अब आपको राजस्थान की खबर बताते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जय सियाराम का जो नारा है उन्होंने लगाया। सीएम गहलोत का एक कार्यक्रम में बयान आया। उन्होंने कहा कि उनका जय श्री राम तो हमारा जय सियाराम का नारा है। कालवाहड़ 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने। जनसभा में मौजूद भीड़ से 5 बार जय सियाराम के नारे लगवाए अशोक गहलोत ने। जनसभा से पहले गौशाला में जाकर गायों की पूजा भी की अशोक गहलोत ने और भाषा में भी मुख्यमंत्री ने गायों और गौशालाओं की जो है वो चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हिंदुत्व और गायों की थोथी करते हैं।
अशोक गहलोत के ये शब्द, उन्होंने कहा बीजेपी वाले हिंदुत्व और गायों की बातें करते हैं। जनसभा से पहले गौशाला में जाकर उन्होंने गायों की पूजा भी करी और जय सिया राम के लोगों से नारे भी लगाए। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और उन्होंने जय सिया राम के नारे लगाए। जनसभा से पहले गौशाला में जाकर गायों की भी पूजा करी उन्होंने। जनसभा में मौजूद भीड़ से पांच बार जय सिया राम के नारे लगवाए। उन्होंने शिलान्यास किया, शुभारंभ किया और लोकार्पण किया कार्यों का। उनका कहना है कि जय श्री राम तो हमारा है जय सिया राम, इसलिए उन्होंने भीड़ से 5 बार जय सिया राम के नारे लगाए। जनसभा में भीड़ मौजूद थी और उसी भीड़ से 5 बार ये जय सिया राम के नारे लगवाए गए सीएम अशोक गहलोत द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने भी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। राणे ने इस मामले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है। महाराष्ट्र के कणकवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक नीतीश राणे ने कहा कि जब भी उनकी मौत का मामला उठता है आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ जाता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता हैं, उनके नाम नहीं आते, ये दाल में कुछ काला है का संकेत देता है। देखिए, इस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया है कि बिना मतलब नाम घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो आरोप ये लग रहे थे कि इसमें आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। उस वक्त भी सियासत चरम पर थी, तमाम बड़े आरोप लग रहे थे। लेकिन दिशा सालियान की मौत को लेकर अब मांग ये हो रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देखिए, सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में आज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसआईटी की जांच, उद्धव आदित्य तक आंच, 44 कॉल की हिस्ट्री, सुशांत की मौत मिस्ट्री, ड्रग्स, मर्डर और अकूत कमाई, जांच करेगी एसआई, ईडी, सीबीआई। एसआईटी करेगी अब सवाल, एयू पर विधानसभा में बवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बवाल उठने वाला है। क्या आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होगा? क्या चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? आखिर संसद में उठी 44 कॉल्स की हिस्ट्री की मिस्ट्री क्या है? एसआईटी की जांच में क्या क्या होंगे सवाल? किन किन जवाबों से खुलेगा सुशांत की मैनेजर की मौत का राज? सुशांत, दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में इस ट्रायंगल ने वो सनसनी मचाई जिसने आज भी संसद से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में सुशांत और दिया सालियान की मौत को लेकर बड़ा सवाल उठा। शिवसेना के एक नाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शावले ने लोकसभा में पूछा कि आखिर बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एयू का जो नाम लिखा है उसका मतलब क्या है? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं। बिहार पुलिस ने कहा है तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए।
लोकसभा का नया सवाल सुबह होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा बनकर उदित हुआ। भाजपा के नेता नीतीश राणे ने न केवल जांच की बात कही, बल्कि आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट तक की मांग उठा दी। दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नीतीश राणे की मांग को लेकर सुबह सुबह ही महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा में ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उठाया गया और दिशा सालियान की मौत के मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआयटी जांच के आदेश दे दिए। या संदर्भातली जी मागणी आहे, निश्चितपणे जे काही पुरावे ज्यांच्याजवळ असतील त्यांनी द्यावे। या संदर्भात एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल। त्यामध्ये दिशा सालियान केस ही कधीच सीबीआय कडे गेलेली नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही सीबीआय कडे गेलेली आहे। सीबीआयला ज्यावेळेस विचारलं दिशा सालियानच्या संदर्भात, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे केस नाही, आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत नाहीये, आम्ही केलेलं नाहीये। त्यामुळे त्या संदर्भातला सीबीआयचा कुठलाही क्लोजर रिपोर्ट नाहीये। सीबीआयच्याकडे सुशांत सिंह राजपूत ही केस आहे, त्या संदर्भात त्यांनी काही फॉरेन्सिकचे रिपोर्ट दाखवलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत आणि मी आपल्या मार्फत या सभागृहाला किंवा विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकांनाही आश्वस्त करू इच्छितो की कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता या संदर्भात जे काही पुरावे आता मांडले जात आहेत त्या पुराव्यांच्या आधारावर कुठलाही राजकीय अभिनिवेश किंवा कोणाला टार्गेट करण्याचा विषय याच्यात होणार नाही। अतिशय निष्पक्षपणे नवीन पुरावे जर काही आले असतील तर त्या संदर्भातली चौकशी होईल। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दिशा सालियान की मौत के मामले में यह बताया गया कि दिशा सालियान का मर्डर नहीं किया गया था, बल्कि नशे की हालत में पैर फिसलने की वजह से छत से गिरकर उसकी मौत हुई थी। कुछ दिन पहले सीबीआई ने इसे आकस्मिक मौत का मामला बताया था। दिशा सालियान की मौत की जांच का मामला एसआईटी के पास किया गया। शिवसेना का उद्धव गुट हमलावर हो गया। अभी केवल एसआईटी जांच के आदेश हुए हैं, जांच खत्म नहीं हुई है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये आदेश उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की एक साजिश के तहत किया गया है। राहुल शेवाळे यांना हे बोलण्याचा अधिकार आहे का सर? राहुल शेवाळे कालपर्यंत शिवसेनेतच होते, हे सगळे लोक। मुळात सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली आहे। त्यावेळेला सुद्धा आमचं मुख्यमंत्री आणि सरकार असताना आणि विरोधी पक्ष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तेव्हाही या सगळ्यांनी या विषयावरती कारण नसताना अकारण गदारोळ निर्माण करून शिवसेनेला आणि आदित्य ठाकरे यांना लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला, बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला। सवाल तो अब यही उठ रहा है कि आखिर इस प्रकरण की सच्चाई क्या है। ये सामने आना क्या गलत बात है? अगर जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके नाम सामने आ जाए तो क्या कोई गुनाह वाली बात हो जाएगी? फिर आखिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सच्चाई को सामने लाने में रोड़ा क्यों अटका रही है, क्यों विरोध कर रही है, क्यों हंगामा बरप रहा है? ये तो तय है कि विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने इस केस की निष्पक्ष जांच की मांग की थी और अब अगर ये हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जरूर है, आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के पूर्व सीएम और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सवाल यही कि आखिर दिशा सालियान की मौत की जो गुत्थी है वो सुलझेगी तो आखिर कब तक?